ओ भयंकर क्या मूवी है ये। यही तुम्हारा रिएक्शन होगा मूवी के लास्ट में। इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स है, इस मूवी के अंदर ऐसा ऐसा सस्पेंस है जो तुम्हारा पूरा डाटा वसूल करके रख देगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में चप्पड़ चप्पड़ करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाले को सूसू लगती है और वो जैसे ही सूसू करने के लिए बाहर निकलता है वो क्या देखता है कि जंगल में एक लड़की को भयंकर तरीके से निपटा दिया गया है। उसके मुंह में रस्सी बंधी हुई है, गला ऊपर है, हाथ बंधे हुए हैं। ये डिटेल मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल्स आगे काम आएंगी। खैर यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है ये आदमी, इसको हम बुलाएंगे सूरज। तो सूरज के लिए अगले दिन आने वाली है खुशखबरी। सूरज का हो चुका है सिलेक्शन क्राइम ब्रांच में और ये बात जानने के बाद सूरज की पूरी फैमिली भयंकर तरीके से खुश है कि हमारे परिवार का लौंडा सक्सेसफुल हो गया। दरअसल सूरज के पिताजी भी पुलिस में ही थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर सूरज ज्वाइनिंग के लिए आता है और उसका सीनियर ऑफिसर कहता है देखो सूरज, सबसे पहले तो तुम मूंछ हो आओ, क्योंकि जिसकी नहीं होती है मूंछ उसको नहीं मिलती इज्जत कुछ। सूरज का सीनियर कहता है कि देखो मैं तुमको एक बहुत बड़े ऑफिसर के पास भेज रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अनुभवी है और उसका नाम है चंद्र प्रकाश। यही आदमी होता है चंद्र प्रकाश जो कि हर समय सीरियस रहता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है ये हमको आगे मालूम चलेगा। अब चंद्र प्रकाश एकदम रौला वाला इंसान होता है, ठीक है, ज्यादा चकबोधी नहीं करता वो किसी से। वो कहता है मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो ताकि मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूं। सुनना तुमको कुछ है नहीं है, सीखना तुमको कुछ है नहीं है, तो अपने घर जाओ, आराम करो, सो जाओ, बस हल्ला कोई नहीं मचाएगा यहाँ पर। कि तभी यहाँ पर भड़बड़ 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 होने लगती है दरवाजे पे। और दरवाजे पे कौन था? सूरज। जी हाँ, जो कि इस समय इन सभी के सामने नमूना लग रहा था। और सूरज होता भी है थोड़ा बहुत नमूना, यानी कि वो डरता है चीजों से, ठीक है। और जैसे ही सूरज चंद्र प्रकाश को दिखाता है कि उसको चंद्र प्रकाश के पास भेजा गया है सीखने के लिए कुछ, तो चंद्र प्रकाश की हट जाती है और वो जाता है उसी सीनियर ऑफिसर के पास और कहता है अबे यार ये क्या चमन लंडूरे को मेरे पास भेज दिया। शरीर से लगता है सांड और अकल से लगता है गधे की, ऐसे लोगों को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो ये सीनियर कहता है कि बस 3 महीने संभाल लो, ब्रिलियंट लड़का है, गोल्ड मेडलिस्ट है। चंद्र प्रकाश कहता है ठीक है, बट इनसाइड चंद्र प्रकाश का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके साथ काम करे, वो अकेले काम करता है। फिर तभी यहाँ पर इस सीनियर के पास एक फोन आता है। क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ा केस सॉल्व करना है। ये केस कौन सा है? ये केस वही है जो कि मैंने आपको पहले सीन में दिखाया था, जहाँ पर जंगल के पास एक लड़की को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से निपटा दिया गया था। और इस केस को संभालेगा चंद्र प्रकाश, और चंद्र प्रकाश का जूनियर कौन है? सूरज। और इनको एक दूसरी सिटी जाना है। इस केस के लिए इन दोनों को ही जाना है त्रिची, और आज ये दोनों निकलने वाले हैं त्रिची के लिए। यहाँ पर सूरज की मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की को देखने के बाद सूरज अपना पूरा प्रकाश इस लड़की के ऊपर डाल देता है। सूरज की ये लड़की भाग गई थी, वो उसके दिमाग में छा गई थी। तभी यहाँ पर चंद्र प्रकाश आता है और कहता है सूरज बेटा लौंडियाबाजी हो गई हो तो चले। और तभी सूरज को मालूम चलता है कि ये लड़की भी उन्हीं के साथ है, वो इस केस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करेगी। और इस लड़की को हम बुलाएंगे पूनम। ये लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, यहाँ पर इनको एक पुलिस वाला रिसीव करने आता है। वो चंद्र प्रकाश और इस लड़की को तो काफी अच्छे से इज्जत देता है, पर जैसे सूरज आता है उसको लगता है ये पता नहीं कौन चमन लंडूरा यहाँ पर खड़ा, क्या काम है भाई? तो सूरज बोलता है भैया मैं भी हूँ यार, कुछ क्या यार तुम इज्जत ही नहीं दे रहे। जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो यहाँ के पुलिस वाले इन क्राइम ब्रांच वालों को केस समझाते हैं कि कांड हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कहाँ पर हुआ है। तो चंद्र प्रकाश कहता है देखो भाई साहब ये केस हमको मिला है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम बीच बीच में अपनी चाहिए मत बताना, क्योंकि मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा, मुझे अकेले काम करना पसंद है, मैं नहीं चाहता आप बीच बीच में उंगली करें। मतलब आप लोग समझ रहे होगे चंद्र प्रकाश की पर्सनैलिटी कैसी है। जो बात है सीधा मुंह पे बोलता है भाई, बिल्कुल भी मीठी मीठी बातें नहीं, बिल्कुल भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, सीधा धप्पा। और सूरज की भयंकर तरीके से फटे जा रही है कि ये साला कौन सा बम बांध दिया मेरे साथ। खैर अब ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर वो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था। सूरज और पूनम बाहर ही थे, चंद्र प्रकाश अंदर गया था। चंद्र प्रकाश यहाँ पर देखता है, समझता है। डॉक्टर बताता है कि ऐसा लगता है जिसने भी ये कांड किया है वो काफी ज्यादा लंबा होगा और उसको ना एक बहुत ही ज्यादा नफरत है लड़कियों से, और उसने जिस तरीके से इस लड़की को निपटाया है ऐसा लग रहा है कि उसने आंखों में देख कर निपटाया और उसके बाद उसके गले को मसक दिया। अब चंद्र प्रकाश को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी चंद्र प्रकाश यहाँ पर सूरज को बुलाता है कि बेटा सूरज तुमको सीखना था ना, आ जाओ। अब जैसे सूरज भाई साहब यहाँ पर आते हैं, भाई साहब दिमाग से हिल जाते हैं। उसको लगता है कि उसने चंद्र प्रकाश के साथ आकर कर दी बहुत बड़ी गलती। उसको यहाँ पर होने लगती है धैर तेरी उल्टी। तभी चंद्र प्रकाश आता है और कहता है देखो बेटा सूरज तुम्हारी बस की नहीं है,
निकल जाओ। पर सूरज तो सूरज ठहरा, ईगो भाई साहब की बहुत ऊपर है, वो कहाँ मानने वाला। खैर अभी लोग होटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग रुकेंगे। इस होटल का नाम होता है कृष्णा पार्क, ध्यान रखना ठीक है। और ये दोनों एक ही रूम में रुकेंगे। अब एक ही रूम में रुकेंगे तो कलेश तो होगा। चंद्र प्रकाश फिर से यहाँ पर सूरज को खड़ी खोटी सुना देता है कि तुम बेटा किताबी ज्ञान रट के आ गए और लगे हो दिमाग की माँ बहन करने। इन रियलिटी ना सिचुएशन काफी अलग होती है और तुम शूटिंग के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। अजी घंटा कभी किसी के ऊपर चलाई है? अब ये सारी बात सुनकर सूरज की दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है कि भाई साहब मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतने सारे पेपर क्लियर करे, शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बावजूद भी ये साला लहन का बोला मुझको 1% की इज्जत नहीं देता। फाड़ में जाए ऐसी जॉब के। तभी उसको यहाँ पर पूनम रोक लेती है। पूनम कहती है देखो सूरज, चंद्र प्रकाश सर का तरीका ही ऐसा है, ठीक है, वो शुरू से ही ऐसे हैं, मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ। और एक बात और, पूनम को अच्छा लगता है बार बार छत में आना। अब ये बात तुमको क्यों बोल रहा हूँ ये तुमको आगे मालूम चलेगा, ठीक है, हर चीज तुमको आगे ही मालूम चलेगी, इसलिए मैं तुमको पहले ही सावधान कर देता हूँ कि ध्यान से देखो इस सीन को, भूलना मत, आगे फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगले दिन ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कांड हुआ था। यहाँ पर चंद्र प्रकाश सूरज से कहता है कि बेटा सूरज अब तुम बताओ क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अब सूरज की लपाका ले रही थी यहाँ पे, उसको पता है सब कुछ है, बट फिर भी ना वो डर रहा था चंद्र प्रकाश के सामने, क्योंकि चंद्र प्रकाश की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा बोल्ड थी। तो चंद्र प्रकाश यहाँ पर उसको बताता है प्रैक्टिकल करके, देखो यहाँ पर क्या हुआ था। फिर उनको फिर से खबर मिलती है कि फिर से एक जगह पर किसी लड़की को निपटा दिया गया और यहाँ पर अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया जिससे मालूम चले कि ये कांड कितने बजे हुआ था। कि तभी यहाँ पर हमारे सूरज भाई साहब की स्मार्टनेस काम आ जाती है। भाई साहब कहते हैं कि मुझे थर्मामीटर दीजिए, मैं बताता हूँ मर्डर कब हुआ था। वो थर्मामीटर लेता है, बॉडी के कान में डालता है। चंद्र प्रकाश कहता है ये क्या होती है आपा कर रहा। तो सूरज कहता है सर, बॉडी से प्राण निकलने के बाद हर घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी से, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इन मैडम जी को निपटाया गया था 10 से 11 के बीच में। और ये चीज मैंने ना किताब से ही सीखी है। यानी कि वो चंद्र प्रकाश को ताने मार रहा था कि मैं भी ज्ञानी हूँ, आंगनवाड़ी से नहीं पढ़ा मैं। तो चंद्र प्रकाश कहता है ठीक है, देखो मैं जा रहा हूँ एक सीनियर ऑफिसर के पास, तो यहाँ पर केस तुम संभालोगे, जो भी सिचुएशन होगी तुम ही हैंडल करोगे, जब तक मैं नहीं आता। सूरज यहाँ पर इस जूनियर के साथ सब जगह तहकीकात करता है, पूछा-पाछी करता है। पता लगता है कि जो लड़की थी वो बच्चों को पढ़ाया करती थी फ्री में। अब मैं तुमको बताना तो नहीं चाहता, पर मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, इस फ्रेम में जितने लोग दिख रहे हैं इन्हीं में से किसी एक ने मर्डर किया है। तुम लोग बस देख लो इस इमेज को ध्यान से, बाकी तुमको आगे मालूम चलेगा। फिर लोग तहकीकात करते हैं, जहाँ पर क्या मालूम चलता है कि उस लड़की की गाड़ी एक जगह पर खराब हुई थी, तो वो उस गैराज में जाता है जहाँ पर इस लड़की की गाड़ी खड़ी होती है। तभी यहाँ से एक कार निकलती है, जो कि जब रिवर्स होती है तो एक साउंड आता है जो कि काफी फनी सा है। खैर इस साउंड का क्या नाता है इससे, तो ये भी तुमको आगे मालूम चलेगा। खैर सूरज को यहाँ से कोई खास जानकारी नहीं मिलती और चंद्र प्रकाश क्या था टीम इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब एक्शन किया जाए, ऐसे तहकीकात से कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे किसी थाने में रिपोर्ट आई किसी लड़की की गायब होने की, तो तुरंत हम लोग उस जगह पर जाएंगे। तो ये लोग पहले कोई गलत जगह पहुंच जाते हैं और उनको बाद में मालूम चलता है कि किसी दूसरी जगह पर फिर से उसी सेम आदमी ने किसी लड़की को निपटा दिया। और वो लड़की कौन थी? इस कांस्टेबल की बेटी। और अब चारों तरफ दुख का माहौल था कि तभी यहाँ पर सूरज के दिमाग में एक बात हिट करती है कि जो भी इंसान है उसने ये पहली बार तो कांड किया नहीं होगा, वो पहले भी कर चुका होगा। तो क्यों ना हम लोग तलाश करें कि पहले भी क्या कभी ऐसा कोई केस हुआ है जहाँ पर इस तरीके से लड़कियों को निपटाया गया। और एक बात और, मैं देखो यहाँ पर निपटाया वर्ड यूज कर रहा, प्रॉपर वर्ड यूज करूंगा तो यूट्यूब को प्रॉब्लम होती है। खैर इनको 20 साल के अंदर कोई भी ऐसी फाइल नहीं मिलती, पर जैसे ये लोग 20 साल के पीछे जाते हैं, यानी कि सन 2000 के पहले के केस देखते हैं, तब इनको मालूम चलता है कि सन 1979 में एक बंदा था जो कि ऐसी कांड किया करता था, जो कि कभी पकड़ा नहीं गया। और हैरानी की बात ये थी कि जितने भी केस हुए थे वो एक ही जगह पर हुए थे और एक ही पुलिस ऑफिसर उसको हैंडल कर रहा था। और 1-2 फोटो भी मिलती है सूरज को यहाँ पर, और वो चंद्र प्रकाश को दिखाता है। चंद्र प्रकाश कहता है ठीक है मैं इस पुलिस वाले के एड्रेस में जाता हूँ, शायद उसको कुछ मालूम हो। अब चंद्र प्रकाश जैसे उस पुलिस वाले के घर में जाता है, उसको क्या मालूम चलता है कि वो पुलिस वाला तो टैं बोल गया, कि जाहिर सी बात है कितने साल पुरानी बात है, पर उसका बेटा यहाँ पर होता है जिसका नाम होता है फर्नांडिस। चंद्र प्रकाश यहाँ पर फर्नांडिस को नहीं बताता कि वो कौन है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आपके पिताजी ने मेरे ऊपर एहसान किए थे, काफी फाइनेंशियली मुझको हेल्प किया था, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। यहाँ पर वो काफी सारी बातचीत करता है, जहाँ पर बातों बातों में चंद्र प्रकाश को क्या मालूम चलता है कि फर्नांडिस की शादी सन 1979 में ही हुई थी। और वो जो आदमी था ना जो कांड किया करता था सन 1979 के टाइम पे, उसने सन 1979 के बाद ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया था, मतलब उसने बंद कर दिया था। और अब समझ में आता है चंद्र प्रकाश को कि उसका रीजन क्या था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। और वो कांड करने वाला कौन था? फर्नांडिस। जी हाँ, यही वो बंदा था जिसने 1978 और 1979 के टाइम पर लड़कियों को निपटाया था, और उसने बंद कर दिया क्योंकि उसकी 1979 में शादी हो गई थी। और फर्नांडिस को फोटोग्राफी का शौक है, वो काफी सारी फोटो क्लिक करता है और वो काफी ज्यादा अलग सा इंसान है। हर चीज को साफ रखना, हर चीज को अपनी जगह पर रखना,
थोड़ा बहुत साइकोपैथ जैसा, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है जिसका नाम है फ्रेडी, और वो अक्सर अपने बेटे को फोन लगाता है जो कि दिल्ली में रहता है। खैर अब सारी चीजों को कनेक्ट करने के बाद चंद्र प्रकाश और सूरज को ये तो मालूम चल जाता है कि पहले के समय में जिसने कांड किए थे वो फर्नांडिस था, बट आज के टाइम पे यानी कि अभी जो इंसान कांड कर रहा है सेम तरीके से वो कौन है। जाहिर सी बात है उनका शक फर्नांडिस पे जा रहा था। वो लोग फर्नांडिस को फॉलो करते हैं और फर्नांडिस के बगल में एक घर खाली भी था, तो सूरज वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ताकि वो फर्नांडिस पे नजर रख सके, पर उनको ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। ये लोग काफी परेशान होते हैं बट उनको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, और इसी बीच फिर से एक महिला को कातिल ने ऊपर पहुंचा दिया था। अब एक दिन ये लोग फर्नांडिस का पीछा कर रहे होते हैं, तभी फर्नांडिस यहाँ पर सूरज को देख लेता है। अब उसको नहीं मालूम कि ये लोग पीछा कर रहे हैं, उसको लगता है कि ये भी कुछ सामान खरीदने आया होगा। वो सूरज से कहता है चलो बेटा मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तभी सूरज नोटिस करता है कि यहाँ पर एक कमरा है जो कि हमेशा बंद रहता है। फर्नांडिस से कहता है कि मुझे सूसू आई है, और वो बहाने से इसी कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि फर्नांडिस यहाँ पर फोटोज का काम किया करता था, और यहाँ पर एक बड़ी सी फोटो लगी होती है जिसके पीछे उसको एक हल्की सी फोटो दिखाई देती है। वो जैसे उस फोटो को निकालता है वो क्या देखता है कि ये फोटो वही है जो कि उसको सन 1979 के केस के दौरान दिखी थी। कि तभी यहाँ पर पीछे से फर्नांडिस आ जाता है और सूरज के गले में एक हाथ मारता है, और सूरज भाई साहब बेहोश। फर्नांडिस को लगा था कि ये अकेला है, पर तभी यहाँ पर आ जाता है चंद्र प्रकाश, और चंद्र प्रकाश के पास था औजार, और अब फर्नांडिस सबको सारी कहानी बताएगा कि आखिर उसने ये कांड क्यों किए और अभी भी वो क्यों कर रहा है। फर्नांडिस सुनाता है अपने बचपन का किस्सा। फर्नांडिस कहता है कि देखिए मेरे पापा एक पुलिस वाले थे जो कि निहायत ही बेकार इंसान थे। वो मुझे हर बात पे मारा करते थे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी दिक्कत होगी मेरे पास आएंगे, मेरे पे लट उठाएंगे, बेल्ट बजाएंगे, कीर्तन के ढोल की तरह बजाएंगे। वो मुझे इतना मारते थे कि मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। एक दिन मैं फूफू कर रहा था, मेरे टीचर ने मेरे को देख लिया, वो कहने लगी कि मैं तेरे पापा को बता दूंगी। मेरी तो फटके 64 हो गई कि यार फिर से बाप मेरा भूत बनाएगा, और मैंने अपने बाप से बचने के लिए उस टीचर को निपटा दिया, जिसके बाद मैं काफी घबरा गया। इस टीचर का केस मेरे पापा ही संभाल रहे थे। तभी मैं क्या नोटिस करता हूँ कि पापा मेरे बहुत परेशान है इस केस की वजह से। मैं आराम से सो पा रहा हूँ, मैं आराम से खा पी पा रहा हूँ, मैं घूमने जा पा रहा हूँ, पापा मुझे परेशान नहीं कर रहे। मुझे काफी अच्छा लगा। बट कुछ दिनों बाद फिर से मेरे पापा मेरी लंका लगाने लगे, फिर से मैंने लोगों को निपटाना शुरू कर दिया। तो जब भी मेरा बाप मेरी लंका लगाना चाहता, मैं एक बड़ा सा पत्थर लेकर किसी न किसी को निपटाता, पर मुझे काफी बुरा लगता था कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इनको निपटा रहा। इसलिए मैंने एक कला सीखी जिससे मैं बिना डर दिए उनको निपटा सकूं। मैं पहले उनको बेहोश करता था, फिर उसके बाद उनको निपटाया करता था। मैं उनकी आंखों में कभी नहीं देखता था क्योंकि मुझे काफी गिल्ट महसूस होगा ऐसा करने पर। और वो सारी महिलाओं की फोटो मैंने इसलिए क्लिक करी थी ताकि मैं हर दिन उनसे माफी मांग सकूं। मैं आज भी उनसे माफी मांगता हूँ जो भी मैंने किया। मेरे अंदर कभी भी हिम्मत नहीं है अपने बाप को निपटाने की। और एक दिन जब वो सच में हार्ट अटैक से निपट गया तब मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि मुझे इस नरक से छुटकारा मिला। और उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा कोई कांड नहीं किया। चंद्र प्रकाश को फर्नांडिस की बातों पे यकीन नहीं होता, तो चंद्र प्रकाश को यहाँ पे गुस्सा आता है। चंद्र प्रकाश कहता है बे जा बे, तू समझता क्या है, मैं क्या डोरा द एक्सप्लोरर हूँ जो तेरी अंट संट बातों पे यकीन कर लूंगा। तेरे बेटे को फोन लगाता हूँ और बताता हूँ कि उसके बाप ने क्या कांड किया। तभी यहाँ पर फर्नांडिस कहता है नहीं 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 नहीं, पूरी कहानी बताता हूँ, रुको। देखो मैंने जो भी कहा सब कुछ सच था, बट जो अभी कांड हो रहा है, अभी जो महिलाओं को निपटा रहा है वो मैं नहीं हूँ। देखो मैं अपने बेटे के पास जाया करता था दिल्ली, और एक बार जब मैं वापस घर पे आया तो मैंने क्या देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया मेरे को एक आदमी ने पकड़ लिया। उस आदमी ने मेरी आंखों में पट्टी बांधी और कहा कि उसको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। वो पुलिस को नहीं बताना चाहता, बस वो चाहता है कि बदले में मैं उसको सिखा दूं कि मैं कैसे महिलाओं को निपटाया करता था। आप लोग सोच रहे होंगे इस लड़के को कैसे मालूम। दरअसल फर्नांडिस ने एक महिला को निपटाया था, जिसको निपटाते हुए इस लड़के ने देख लिया था। तभी ये बहुत ज्यादा छोटा था। फर्नांडिस कहता है कि वही आदमी मेरे पास रोज आया करता था ये सीखने के लिए। मैंने उसको सिखा दिया और उसके बाद उसी ने ये सारे कांड किए। मैंने उसकी शक्ल तो कभी नहीं देखी, बट उसके पास एक कार थी। जब भी वो रिवर्स किया करता था उसमें से कोई साउंड बजा करता था जो कि काफी फनी सा साउंड था। और ये बात सूरज को हिट करती है। जब सूरज उस गैराज में गया था तब उसको याद है कि एक कार वहां से निकली थी जिसका साउंड भी सेम वही था जो कि फर्नांडिस बता रहा। तभी यहाँ पर चंद्र प्रकाश कहता है कि वो सब ठीक है, तू थाने चल। चंद्र प्रकाश को काफी गुस्सा आता है। फर्नांडिस एकदम चौंक जाता है कि साले तो धोखा दे रहे, अभी कह रहे थे कि छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक कमरे में जाता है और अपना सुहा कर लेता है जिससे इंश्योरेंस के पैसे उसके बेटे को मिल जाए। अब मुझे नहीं पता फर्नांडिस कैसा आदमी था, बट बाप अच्छा था। तो अब मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कातिल का चेहरा। जी हाँ, यही भयानक दिखने वाला बिग शो का साला, इसी ने महिलाओं को निपटाया। और उसका रीजन क्या था फ्लैशबैक में देखते हैं। इन भाई साहब की खूबसूरत सी बीवी थी जो कि इसके साथ खुश कभी नहीं थी। वो इसको भयंकर ताने मारती
कि साले मोटे सांड, बस चले तो निकालो तेरी जान, फैले हुए भगौने, तुझसे शादी करने के बाद चैन से नहीं मिला आज तक सोने। तू क्या है, तू क्यों है, निपट क्यों नहीं जाता, भाड़ में जाए तू, मैं तो अपने आशिक के साथ जा रही हूँ। मतलब समझ रहे हो ये बीवी कितनी ज्यादा बेकार होती है, अपने पति के ही सामने अपने आशिक को लेकर आती है और कमरे में जाकर धूम मचाती है कि तभी इस मोटे की सटक जाती है और ये अपनी बीवी और उस आदमी दोनों को निपटा देता है। इस आदमी को हम बुलाएंगे झमूरा। और इसके बाद झमूरा यही नहीं रुका, वो और भी लड़कियों के साथ सेम कांड करने लगा, वो और भी लड़कियों को निपटाने लगा। और सूरज और चंद्र प्रकाश ने एक बात नोटिस करी कि जितनी भी लड़कियों को उसने निपटाया है उनके गालों पे डिम्पल पड़ता था। यानी कि झमूरे को जैसी कोई लड़की दिखती है डिम्पल वाली, तो समझ लो वो कुछ ही दिनों के अंदर ऊपर जाने वाली। इनको मालूम चलता है कि कुछ दिनों से झमूरा वो उस कॉफी शॉप पे क्यों गया होगा और सेम जगह पर बैठकर नजरें घुमा रहा है। चंद्रप्रकाश यहाँ पर क्या नोटिस करता है कि एक लड़की का पोस्टर लगा जिसके डिम्पल आते हैं। वो उसके कमरे में जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई निपटाने आने वाला है। और जैसी घंटी बजती है चंद्रप्रकाश दरवाजा खोलता है, यहाँ पर झमूरा नहीं होता, यहाँ पर कोई और होता है। ये लड़की कहती है वो तो कल ही यहाँ पर आई और पोस्टर भी कल ही लगा था। तो चंद्रप्रकाश के दिमाग में एकदम बात हिट होती है, तो वो ये बात सूरज को बताता है। तो सूरज दोबारा उस कैफे में जाता है। वो क्या देखता है कि इस कैफे में 2 कुर्सियां हैं। जिस एंगल से चंद्रप्रकाश ने देखा उस लड़की की फोटो दिख रही, पर दूसरे एंगल से बैठने पर उनको दिखता है उनका होटल कृष्णा पार्क, जिसकी छत में अक्सर पूनम आया करती थी। उसको भी डिम्पल पड़ते हैं और अब सूरज एकदम चौंक जाता है कि लगता है झमूरा पूनम को निपटाने वाला है। और ऐसा होता भी है। झमूरा यहाँ पर पूनम के सामने 150 रुपए कट वाली एक्टिंग करके उसको अपने साथ ले जाता है एक वीरान से जंगल में। ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और उसको आखिरकार ढूंढ लेते हैं। पर झमूरा को एक कला आती थी जिससे वो एक हाथ में किसी को भी बेहोश कर सकता था, तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश को बेहोश कर देता है। और रही बात सूरज की, तो सूरज को वो मार मार के कुत्ता बना देता है। और मुझे समझ में नहीं आता क्या फायदा भाई तुम्हारी ट्रेनिंग का, जब तुम एक झमूरे से पिट रहे यार, क्या यार इज्जत ही नहीं है यार। तभी यहाँ पर झमूरा चंद्र प्रकाश की पिस्तौल से सूरज को निपटाने ही वाला होता है कि तभी गोली का खोखा गन में फंस जाता है। और इसको ठीक करना सिर्फ सूरज को आता था और सूरज यहाँ पर मजे लेता है कि बेटा एक्सपर्ट यहाँ पर है, तू सही नहीं कर पाएगा इस गन को अब। तो झमूरा भाई साहब झमूरा ठहरा, वो फेंक के अपनी गन सूरज को मारता है। सूरज वो गन पकड़ लेता है और 2 मिनट में गन सही करके झमूरा का राम नाम सत्य कर देता है। तो बस झमूरा ऑफ और केस भी सॉल्व। खैर सूरज फर्नांडिस के बगल में रहा करता था। उसके बगल में एक और घर था जहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और उनका बेटा परेशान होकर बाहर बैठ जाया करता था। तो सूरज वहाँ पर जाता है, उस लड़की को समझाता है, उसके घर वालों को समझाता है। चंद्र प्रकाश बोलता है तूने उसको क्या समझाया? तो सूरज बोलता है कि काफी सारे क्रिमिनल्स माहौल की वजह से बनते हैं, जैसे कि फर्नांडिस, झमूरा, इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। ये लोग टूट जाते हैं कि इनको गलत रास्ता ही सही लगने लगता है। खैर बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं उनके ऊपर आपको ही ध्यान देना होगा। आपको ये बात समझना पड़ेगी कि जैसे आप होगे वैसे ही वो लोग सीखेंगे। आप उनके सामने गाली गलौज करोगे तो आगे जाके वो भी करेंगे। आप उनके सामने लड़ोगे, झगड़ोगे, गाली बकोगे, मारा पीटी करोगे तो उनके दिमाग में ना बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। खैर तुमको क्या लगता है कि अगर तुम मान लो झमूरे की जगह होते और जैसा कुछ झमूरे के साथ हुआ वैसा कुछ तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। और मुझे ये भी बताना कि क्यों आजकल लड़कियों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है। क्यों उनको लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी की भी पूरी नहीं होती। एक्सपेक्टेशन अपने से रखना चाहिए, ना कि दूसरे से। खैर तुम लोग इस बात से एग्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और अगर तुमको ऐसी ही कहानी देखना पसंद है तो तुम्हारे लेफ्ट और राइट में सेम टू सेम ऐसी ही 2 बेहतरीन सी स्टोरी आ रही है, जिसको देखने के बाद तुम मुझको धन्यवाद जरूर करोगे।